ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। इधर हैदराबाद में सड़क पर चलते चलते एक टैंकर बड़े हादसे का शिकार हो गया। हादसे का डराने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर गलती किसकी है। टैंकर आया और सीधे मंदिर की दीवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से मंदिर में मौजूद लोगों का कलेजा बैठ सा गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बस के आने के बाद सामने आने वाले टैंकर श्री अभ्यंजनेय स्वामी मंदिर की दीवार से टकरा जाएगा। हादसे के ठीक पहले बुजुर्ग मंदिर में ही एक्सरसाइज कर रहे थे। वहीं एक युवक पास में बैठा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के पीछे नींद आने को पहली नजर में बड़ा कारण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निगम की लापरवाही से 3 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। घटना बिलहरी क्षेत्र की बताई जा रही है। सामने आई तस्वीरों में दिखा एक बाइक जिस पर 3 लोग सवार थे, वो अचानक फिसलकर सड़क पर गिर गई, जिससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। ये हादसा सड़क पर पानी होने की वजह से हुआ, जिसके चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो फिसल गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सड़क किनारे पाइपलाइन से पानी बह रहा है, जो धीरे धीरे सड़क पर फैल रहा है। पिछले 10 दिन से इसी तरह पाइपलाइन से पानी बह रहा है, लेकिन अब तक निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई, जिससे बड़े हादसे होने की आशंका बढ़ने लगी है। इधर रांची की एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई। सिर्फ 1 फीट की दूरी से महिला मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गई। एक झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी। उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की है। इधर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक लड़का जब जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया था, तो वहां बाघ से उसका सामना हो गया। हालांकि बाघ को देखते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। पेड़ पर चढ़ते ही युवक ने मोबाइल निकाला और बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो जंगल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही बाघ युवक की तरफ बढ़ा, उसकी हालत खराब होने लगी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया, तो वो बाघ को ऐसे भगाने लगा मानो किसी गाय या भैंस को भगा रहा हो। गाय और भैंस भगाने वाले स्टाइल से जब बाघ नहीं गया, तो युवक ने अजीब अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इन आवाजों को सुनकर बाघ सहम गया और वापस लौट गया। अब इसे युवक का दिमाग कहें या बाघ की बेवकूफी, क्योंकि युवक इस गलतफहमी में था कि पेड़ पर चढ़ने से बाघ उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बात यह रही कि उसकी अजीब अजीब सी आवाजों को सुनकर बाघ लौट गया। बाघ के जाने के बाद युवक ने फोन करके गांव वालों को बुलाया, और जब गांव वाले पहुंचे तब जाकर वो नीचे उतरा। बाघ कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इसने कई जानवरों पर हमला किया है। 13 सितंबर को यूपी के गोंडा में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। बेटे ने कहा था कि बदमाशों ने उसके पिता को मार डाला, लेकिन जब जो सच सामने आया, उसे सुनकर अब हर कोई हैरान रह गया। क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि वही बेटा निकला जिसने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि अनोखे लाल का उसके पिता के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने पिता के कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार की। आरोपी अनोखे लाल पहले पिता को लकड़ी काटने के बहाने जंगल में लेकर गया और वहां धारदार हथियार से पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान अनोखे लाल ने खुद को भी घायल कर लिया, ताकि कोई उस पर शक न करे। अनोखे लाल 3 भाइयों में सबसे बड़ा है, लेकिन उसके अंदर इस बात को लेकर गुस्सा था कि उसके पिता छोटे बेटे से प्यार ज्यादा करते हैं और सारी जमीन उसी के नाम करना चाहते हैं। राजस्थान के बाड़मेर से मोहब्बत के खूनी अंजाम का एक खौफनाक मामला सामने आया। यहाँ एक महिला 600 किलोमीटर कार चलाकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मौत।
वारदात का खुलासा तब हुआ जब तस्वीरों में दिख रही सफेद रंग की कार, जिसे महिला 600 किलोमीटर ड्राइव करके बाड़मेर में अपने प्रेमी से मिलने आई थी, वो कार सुनसान रास्ते पर लावारिस हालत में मिली और जब लोगों ने उसके अंदर झांक कर देखा तो महिला का शव कार के अंदर लहूलुहान हालत में मिला। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और मोबाइल अपराध यूनिट को काम पर लगाया तो वारदात की कड़ियां महिला के प्रेमी मानाराम तक पहुंच गई। मानाराम जो टीचर है, इसका पहले पत्नी से डाइवोर्स चल रहा, पत्नी नहीं रहती है, तो इसने इसमें घर में बुला के और इसमें जो इसकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला 10 सितंबर को बाड़मेर पहुंची। 4 दिन तक आरोपी शिक्षक मानाराम के साथ उसके घर में रही। आशंका जताई जा रही कि यहीं पर आरोपी ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया और हत्या कर दी, फिर शव को उसकी गाड़ी में रखकर फरार हो गया। आरोपी ने महिला को किस तरह मौत के घाट उतारा, वजह क्या थी, पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि महिला शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी टाल मटोल कर रहा था। इस पर विवाद हुआ और फिर आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। वहीं आरोपी से महिला की दोस्ती का फेसबुक वाला एंगल भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला का ताल्लुक राजस्थान के झुंझुनू से है और वो साल 2024 में पहली बार फेसबुक के जरिए आरोपी मानाराम से मिली और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई, या कहिए कि फेसबुक से हुई दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। महिला मानाराम के साथ शादी के सपने देख रही थी। उसे नहीं पता था जिसके साथ वो खुशहाल जिंदगी के हसीन सपने देख रही है, उससे आमने सामने की मुलाकात उसकी जिंदगी के पन्नों पर खून से रंग देगा। वही हुआ। पूरा हर एंगल से अभी हम एफएसएल डॉग से पूरा मुआयना करें, क्या है पूरी कहानी करके जो भी होगी वास्तविकता जो है ये अन्वेषण का पार्ट है वो कार्रवाई। फिलहाल पुलिस सामने आई सभी कहानियों और तथ्यों की पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई। यहाँ जब एक लेडी हेड कांस्टेबल ड्यूटी के बाद देरी से घर लौटी तो उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। महिला हेड कांस्टेबल सविता ड्यूटी के बाद रात करीब 10 बजे घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद जब सविता ने खाना बनाया और खुद खाना खाने लगी, इसी दौरान सविता का पति वीरेंद्र इस बात पर भड़क गया कि उसे खाना क्यों नहीं दिया। दोनों के बीच पहले बहस हुई और फिर शराब के नशे में चूर वीरेंद्र ने सविता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर सविता की मौत हो गई। सविता और वीरेंद्र की शादी 26 साल पहले हुई थी। दोनों का एक बेटा और बेटी है जो झगड़े के दौरान घर पर नहीं थे। अब बेटी मांग कर रही है कि उसके पिता को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं उनको फांसी की सजा मिले, मौत के बदले मौत ही मिले। हमारी मम्मी जब नहीं रही तो वो उनको जीने का हक नहीं रहा। हम नहीं चाहते कि वो जिए। झगड़े की जानकारी सविता ने फोन करके बेटी को भी दी थी। बेटी ने फोन करके पड़ोसियों को ये बात बताई, लेकिन जब तक पड़ोसी घर के अंदर जाते, वीरेंद्र अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो चुका था, जिसकी तलाश की जा रही है। कुछ लोग ऐसी दोस्ती निभाते हैं कि बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। एक ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई है, जहां दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक दोस्त ने मर्डर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आशीष और अभिषेक नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आशीष और अभिषेक के दोस्त नितिन का सुफियान नाम के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद नितिन अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। ये बात उसने आशीष और अभिषेक को बताई, जिसके बाद आशीष और अभिषेक ने बहाने से सुफियान को मिलने के लिए बुलाया और लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में सुफियान के भी एक दोस्त ने आशीष और अभिषेक की मदद की। सुफियान का दोस्त ही उसे लेकर इन दोनों लड़कों के पास पहुंचा था। अब पुलिस सुफियान के दोस्त की भी तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में एक गिरोह ने व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया। इस गिरोह ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। लड़की ने पहले व्यापारी के बेटे को प्यार के चंगुल में फंसाया और फिर उसे बहाने से मिलने के लिए बुलाया, और जैसे ही व्यापारी का बेटा गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा पहुंचा, इस गिरोह ने उसे गाड़ी समेत किडनैप कर लिया। बदमाश व्यापारी के बेटे को यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते कन्नौज लेकर गए और उसके पिता से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। परेशान व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस से की और पहले किश्त के तौर पर 50 लाख रुपए लेकर बदमाशों के पास पहुंच गया। फिरौती का जाल तो बदमाशों ने बिछाया था, लेकिन वो उल्टा पुलिस के चंगुल में फंस गए। जांच में पता चला कि इन लोगों के ऊपर भारी कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए इन्होंने व्यापारी के बेटे को किडनैप किया। अब पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है जिसने व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाया था। अगर आपको कभी किसी लड़की का फोन आए और वो कहे कि गलती से आपका नंबर मिल गया, तो उसकी बातों पर जरा भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के रहने वाले एक युवक के साथ। उसे एक महिला ने इसी तरह गलत नंबर डायल होने के नाम पर फंसा लिया। बाद में दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर शातिर महिला ने उसे मिलने के लिए फरीदाबाद बुलाया। युवक जब महिला से मिलने के लिए फरीदाबाद में उसके घर पहुंचा तो वहां महिला के साथी पहुंच गए और युवक को बंधक बनाकर लूट लिया। हालांकि किसी तरह युवक मकान से अर्धनग्न अवस्था में ही भाग निकला और सीधे थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत उनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया।
अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने हनी ट्रैप के नाम पर अब तक कितने युवकों के साथ इस तरह की लूट की है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो गाड़ी में बैठाकर यात्रियों के साथ लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह ने लूट के लिए जो तरीका अपनाया वो हैरान करने वाला है। पहली नजर में आपको सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस इको कार की पिछली सीट को गौर से देखेंगे तो आप मामला आसानी से समझ जाएंगे। इको कार की पिछली सीट काफी ज्यादा ऊपर उठी हुई है। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि यात्री अपना जो सामान सीट के नीचे रखें उसे ये गिरोह पीछे से चुरा सके। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में अब तक 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह में 2 महिलाएं भी थीं जो कानून के शिकंजे में आ चुकी हैं। इस गिरोह के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर कैसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसकी एक कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां एक 13 साल का बच्चा पिता के बैंक अकाउंट में रखे हुए 13 लाख रुपए हार गया और फिर जब घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उसने फांसी लगा ली। 13 साल का यश घर का बड़ा बेटा था और ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के उसके लालच ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। यश मोबाइल में चोरी चुपके फ्री फायर गेम खेलता था। कभी उसने अकाउंट से 2000 रुपए निकाले तो कभी 20,000। यश हर रोज अकाउंट से 15 से 20 बार पैसे निकालता था और गेम में हार जाता। इसी तरह करते करते उसने अकाउंट में रखे हुए पूरे 13 लाख रुपए निकाल लिए और ऑनलाइन गेम में हार गया। सुरेश यादव जब बैंक से 20,000 रुपए निकालने पहुंचे तो खाता खाली देखकर उनके होश उड़ गए। घर आकर उन्होंने बेटे से इसके बारे में पूछा तो बेटे के पास कोई जवाब नहीं था और उसने फांसी लगा ली। ये लोग तो फिर डांट देते रहे, लेकिन हमने कभी डांटा नहीं। हमने कहा भैया ये काम बड़ा खराब की नहीं हो जो आज हमारे जी एक पैसा तक नहीं, सब जुआ खेल रहे हो बेटा, बस इतनी बात करके हमने बैठ गए। पिता पाई पाई जोड़कर बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, कोचिंग करवाता था ताकि बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, लेकिन ऑनलाइन गेम खेलने की लत ने न सिर्फ यश को मार डाला बल्कि पूरा परिवार ही उजड़ गया। उत्तर प्रदेश में अब आवारा कुत्तों की शामत आने वाली है, क्योंकि अगर किसी आवारा कुत्ते ने दूसरी बार किसी को काटा तो उसके लिए उम्र कैद की सजा तय की गई है। आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी नगर निकायों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के हिसाब से अगर कोई कुत्ता किसी शख्स को पहली बार काटता है तो उसे 10 दिन की सजा होगी, यानी 10 दिन तक कुत्ते को एसीबी सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते ने दोबारा किसी को काटा तो उसे आजीवन कैद करके रखा जाएगा, यानी उम्र कैद की सजा। जिस कुत्ते को उम्र कैद की सजा मिलेगी उसे तभी रिहा किया जाएगा जब कोई व्यक्ति उसे अधिकृत तौर पर गोद ले लेगा। काटने वाले कुत्ते की पहचान के लिए उसके शरीर पर एक माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी, जिसके जरिए उसके व्यवहार पर नजर रखी जाए। अब प्रयागराज समेत यूपी के कई शहरों में इस नियम को जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है और हिंसक कुत्तों की पहचान की जा रही है। आवारा कुत्ते जब भौंकना शुरू करते हैं तो सिर्फ सड़क पर चल रहे लोग ही नहीं डरते, बल्कि बड़े बड़े जानवर भी घबरा जाते हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। ये सांड कुत्तों से इस कदर डरा हुआ है कि एक कच्चे मकान के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया। कुत्तों के डर से ये सांड जिस जगह खड़ा हुआ था वो हिस्सा ऐसा था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि सांड बच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सांड को करीब 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने घेर लिया था जो इस पर हमले की कोशिश कर रहे थे। कुत्तों से घिरे इस सांड ने दौड़ लगाई और मकान की सीढ़ियों से होता हुआ इस जगह पर आकर खड़ा हो गया। देखिए, वैसे तो बिहार में शराब की बिक्री पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके शराब तस्करी की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। इस बीच सीवान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैरान करने वाली है। यहाँ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद तमाम लोग कमर भर पानी में कूद गए। लेकिन ये कवायद पानी को बाहर निकालने के लिए नहीं थी, बल्कि गाड़ी में भरी शराब को लूटने के लिए थी। कुछ लोगों ने पानी में गिर गई बोतल को ढूंढने की कोशिश की, कई लोगों ने गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और फिर शराब की बोतलें बाहर निकाली। किसी ने हाथों में एक साथ कई बोतलें पकड़ी तो कोई बोरी ही ले आया और उसमें शराब की बोतलें भरकर अपने साथ ले गया। करीब आधे घंटे तक भीड़ ऐसे ही शराब लूटती रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में उस वक्त पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया जब वकीलों ने कचहरी परिसर में 2 पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। तस्वीरों पर गौर कीजिए, सड़क पर जितने आम लोग हैं उससे कहीं ज्यादा खाकीदारी पुलिसकर्मियों की तैनाती है, तो वहीं पुलिस के कई जवान दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखे। बताया जा रहा है कि आज हुए विवाद के तार एक पुराने मामले से जुड़े हैं, जब एक वकील को पुलिस दरोगा ने पीट दिया था। उसी मामले को लेकर वकील आक्रोशित थे। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लखनऊ के कैसरबाग में एक विशाल पेड़ अचानक जमीन पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए और जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तब एक शख्स की मौत हो चुकी थी।
पेड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि जब वो गिरा तो सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा पहुंचा और कई लोग इसके नीचे दब गए। पेड़ इतना विशाल था कि आसपास के मकानों पर इसकी टहनियां फंस गईं। ये घटना कैसरबाग के मछली मंडी इलाके की है। जब ये जमीन से उखड़ा तो अपने साथ बगल के मकान को भी उखाड़ ले गया। सामने आए वीडियो में नजर आया कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जिन ईंटों से मकान बना था वो सड़क पर बिखर गई। इसके अलावा लोगों ने जो घर के बाहर सामान रखा था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस मौके पर पहुंची। मशीन के जरिए पेड़ों की टहनियां काटी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर में मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुँच गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ लोगों की सांसें उस वक्त अटक गई जब एक लिफ्ट तेज झटके के साथ बंद हो गई। लिफ्ट में महिलाएं और बच्चे भी थे जो बाल बाल बच गए। हादसा पुणे के वाघोली इलाके की एक बिल्डिंग में हुआ। लिफ्ट झटके के साथ बंद हुई तो बच्चा लिए एक महिला धड़ाम से गिर गई। इसे इस तौर पर देखा जा सकता है कि 3 महिलाएं और 2 पुरुष लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट तेज झटके के साथ बंद हुई और बच्चा लेकर खड़ी एक महिला गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जो लोग लिफ्ट के अंदर थे कुछ देर के लिए उनकी जान हलक में आ गई। ग्रेटर नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में भी लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई। अचानक से लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच रुक गई, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड और टेक्नीशियन ने बहुत मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला। लिफ्ट में मौजूद 4 महिलाओं सहित 8 लोगों को बाहर निकाला गया। तो भाई वेट ज्यादा होगा तो खुलेगा ना, कि वेट ज्यादा होगा तो धंस जाएगा, फिर कोई बटन ही काम नहीं करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? लिफ्ट फंसने से लोग इतने गुस्से में आ गए कि वो गार्ड और टेक्नीशियन पर भड़क गए। ये लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। लिफ्ट एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टरेट के पास रजिस्ट्रेशन हुआ है लिफ्ट का। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की एक लिफ्ट काफी दिन से खराब है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। आपको कुछ ट्रेनिंग दिया है इसका लिफ्ट को संभालने का? नहीं दिया है ना? तो भाई सिक्योरिटी वालों को देते नहीं, अंदर से कॉल लगेगा नहीं। अगर ये मिश्रा जी नहीं आए होते तो हमारा क्या होता? लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि लिफ्ट अटकने के बाद उनके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था। एक बुजुर्ग महिला घबराने लगी थी, इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था और 15 मिनट तक उनकी जान लिफ्ट में ही अटकी रही। ओडिशा के कंधमाल जिले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ कलिंग घाटी में पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर टूटकर सड़क पर आ गए। गनीमत रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पहाड़ से पत्थर खिसक कर नीचे आए तो पूरा रास्ता ही अपने साथ बहा ले गए। सड़क से नीचे दूर घाटी तक पत्थर बिखरे दिखाई दिए। वहीं लैंडस्लाइड वाली जगह पर सड़क का नामो निशान मिट गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ तमाम वाहन फंस गए। हालांकि राहत वाली बात यह रही कि भूस्खलन के वक्त कोई वाहन वहां मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन भूस्खलन से स्थानीय लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ गई। फिलहाल मलबे को साफ कर सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। जाते जाते बरसात ने पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है। सबसे ज्यादा तबाही हुई उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी के किनारे बने हुए होटल, रेस्टोरेंट और घर सब बर्बाद हो गए। कल रात की तबाही के बाद अभी भी कई लोग लापता हैं। आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी नदी नालों में पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। रात 11 बजे के बाद आए सैलाब ने सुबह तक कई होटल का नामो निशान मिटा दिया। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट को नदी किनारे का व्यू देने वाले 10 से अधिक होटल बर्बाद हुए। होटल चलाने वाले अब सड़क पर आ गए हैं। होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरे को। 20 कमरे का होटल था। 20 कमरे का होटल खत्म हो गया। गाँव में मकान थी तो सारे खत्म हो गए। टूटती आवाज में दर्द बयां करने वाले कारोबारी भगवान के दर पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां भी सैलाब का कब्जा है। मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। सैलाब के रौद्र रूप ने नदी किनारे बसे हर व्यक्ति को बीती रात डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहाड़ से आया हुआ पानी न सिर्फ नदी के रास्ते में तबाही मचाता चला गया, बल्कि शहर के अंदर बनी हुई मार्केट को भी सैलाब ने बर्बाद कर दिया है। बीती रात बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस होटल को बैठा दिया। देव हिल्स होटल कभी एक शानदार होटल हुआ करता था, ये जमींदोज हो चुका है। और भी कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। देखेंगे किस तरह से, देखिए तमाम गाड़ियां, स्कूटियां किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में दबी हुई हैं।
गाड़ियां न सिर्फ मलबे में दबी रही बल्कि कुछ तो ऊपर की ओर से आकर फंस भी गई। पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बह कर के आई है। सहस्त्र धारा से मालदेवता जाने वाला रास्ता भी एक दूसरी नदी के खतरनाक रूप की वजह से कट गया। मौजूद हूँ मालदेवता और सहस्त्र धारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात भर भगवान से अपनी जिंदगी बचाए रखने की प्रार्थना की है। देहरादून में ऐसे कई खुशकिस्मत लोग भी थे जो इस खतरनाक सैलाब के बीच फंसकर भी बच गए। देहरादून के पास विकासनगर में एक व्यक्ति ने खंबे पर चढ़कर अपनी जान किसी तरह बचाई। सैलाब के बीच फंसते ही इसने खंबे को अपना सहारा बना लिया। खंबे को जोर से पकड़कर लटके शख्स के नीचे पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि अगर ये नीचे आता तो 1 सेकंड के भीतर इसकी जान जा सकती थी। जब तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई, इसने खंबे से अपना हाथ नहीं छोड़ा। बताया गया कि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की मदद से इसे बाहर निकाला गया। तब तक इसने इतनी हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाए रखा। अब खंबे पर चढ़कर उसने तो खुद को बचा लिया, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। देहरादून के ही दूसरे इलाकों में कुछ लोगों ने चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। झुंड बनाकर चट्टान पर खड़े होने से इनको लगा कि ये बच जाएंगे, लेकिन खतरनाक सैलाब नदी की उस चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले गया। चट्टान के गिरने के बाद उस पर बैठे लोग भी बहते चले गए। देहरादून के धूलकोट तुलाज में कुछ लोग चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड में कुदरत ने किसी को भी नहीं छोड़ा। देहरादून में भारी बरसात के बाद तमसा नदी उफान पर आई तो उसने टपकेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ से उसे घेर लिया। हालात ऐसे खराब हुए कि अब वहां मंदिर तो है लेकिन महादेव के भक्त नहीं। जिस जगह पर भक्तों को रहना चाहिए वहां पानी का तेज बहाव आ गया। मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति, उनके साथ छोटे छोटे दूसरे मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। देहरादून के ही पौंढा में देवभूमि इंस्टीट्यूट में पानी भरा तो उसमें 200 स्टूडेंट्स फंस गए। सैलाब के डर से रोते हुए छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब ने रातों रात एक बस स्टैंड को पूरी तरह तबाह कर दिया। रात के वक्त कई सरकारी और प्राइवेट बसें उस बस स्टैंड पर खड़ी होती थी। सुबह होते होते वो सब कबाड़ हो गई। रात 1 बजे के आसपास आए सैलाब में वो बसें पानी में डूबी हुई नजर आई। 1, 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बसें पूरी रात पानी में डूबी रही। रात के वक्त मंडी के धर्मपुर का बस अड्डा पूरी तरह डूब चुका था। यही वजह रही कि सुबह होते होते बसें भी बर्बाद हुई और बस अड्डा भी। यहाँ पे नजदीक और यहाँ पे ये बसें जो हैं जहाँ पे खड़ी हैं ये बस स्टैंड नहीं है। दरअसल बस स्टैंड से ये तमाम बसें जो हैं बह के वहाँ तक पहुँच गई हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की भयावहता यहाँ धर्मपुर में रही है। वो बड़ी बड़ी बसें जो बस स्टैंड पर खड़ी थी वो सैलाब में बहने के बाद अब कहीं पलटी पड़ी हैं तो कहीं एक दूसरे से टकराकर कबाड़ हो गई। पानी के साथ आया कचरा भी उन बसों में भर गया। पहाड़ों से आए सैलाब ने पूरे बस अड्डे को तबाह किया। यहाँ तक की दुकानों के सामने का एरिया सब कुछ तेज बहाव में बर्बाद हो गया। मंडी से 134 किलोमीटर दूर हिमाचल की राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पहाड़ के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर पेड़, मिट्टी, पत्थर सब गिरने लगे। अब कल तक जो गाड़ियां पहाड़ों में रफ्तार भरती थी वो मलबे के नीचे कबाड़ होकर पड़ी रही। इन गाड़ियों पर मिट्टी गिरी, पत्थरों ने इनके शीशे तोड़े, पेड़ों ने उनकी छत चिपका दी। वो सब कुछ जो एक कार का मालिक अपनी गाड़ी के साथ होता नहीं देख सकता वो शिमला के पहाड़ों में हुआ। महंगी गाड़ियां जब कबाड़ हुई तो बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से उठाकर उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहाड़ों से आए पत्थर जानलेवा साबित होने वाले थे। पहाड़ के किनारे खड़े हुए लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने वक्त रहते पत्थरों को गिरते हुए देख लिया, वरना यहां बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर अचानक इन लोगों के ऊपर गिरे। गिरते पहाड़ों से अपना सिर बचाने के लिए लोग पीछे दौड़ते दिखाई दिए। जान बचाने की जद्दोजहद में एक बच्चा जमीन पर भी गिर गया।
हालांकि उसे हल्की चोट ही आई। समय से पहले पीछे हटने की वजह से इन लोगों की जान बच पाई, वरना इनका सिर फटना तय था। पहाड़ों की तबाही आपने देखी, अब जरा मैदानी राज्यों में लोगों की लापरवाही भी देख लीजिए। राजस्थान के जालौर में एक बस वाले ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से कई लोगों की जान कैसे खतरे में डाल दी, आप देखिए। वहां नदी और पुल के बीच का फर्क मिट चुका था। खतरा सामने था और ड्राइवर बस लेकर उसी खतरे में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर पानी के बहाव के सामने बस हार गई और पुल से उतरकर सैलाब की ओर खींची चली गई। एक पहिया हवा में और बस की आधे से ज्यादा बॉडी पानी में समा चुकी थी। ये तो गनीमत रही कि गांव के लोगों ने फुर्ती दिखाई और बस में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, वरना ड्राइवर की लापरवाही से उन सब की जान जा सकती थी। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस मामले को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। जिस वंतारा पर लगातार सवाल उठते रहे, उसी वंतारा को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई कानून नहीं टूटा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अब इस मामले को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वन्यजीव को रखना चाहता है और पूरे नियमों का पालन कर ऐसा करता है तो उसमें गलत क्या है। दरअसल वंतारा के खिलाफ अदालत में 2 अलग अलग रिट पिटीशन दायर की गई थी। आरोप लगाए गए थे कि वंतारा में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। इसमें रिटायर्ड जज और वरिष्ठ अफसर शामिल किए गए, जिन्हें फैक्ट फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान एसआईटी ने भारतीय और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड खंगाले, एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। बाद में एसआईटी की रिपोर्ट में साफ हुआ कि वंतारा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जू रूल्स, सीजेड गाइडलाइंस, कस्टम्स या पीएमएलए किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। सभी अधिग्रहण और आयात नियमों के मुताबिक और दस्तावेजों के साथ किए गए। ये भी सामने आया कि वंतारा की सुविधाएं तय मानकों से बेहतर हैं। पशु देखभाल, मेडिकल और वेटनरी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। यहाँ तक कि कार्बन क्रेडिट, पानी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप भी पूरी तरह बेबुनियाद पाए गए। अदालत ने कहा कि कुछ चीजें हमारे देश के गौरव का प्रतीक हैं, उन पर अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कह दिया है कि अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।